नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एचडी क्लासेस में। और आज हम रीजनिंग के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो आपके रेलवे, यूपीपी और एसएससी जीडी और सभी स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन जो ब्लड रिलेशन से है, देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बिल्कुल यूनिक अप्रोच के साथ। श्याम रिया का भाई। हमको पहले थोड़ा थोड़ा स्टेटमेंट पढ़ना है, पहले इतना इतना पढ़ेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। श्याम रिया का भाई है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे श्याम, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे श्याम, और इसके श्याम किसका भाई है? रिया का, तो रिया हो जाएगी यहाँ पे माइनस। मोहिनी अनुज की माता है, तो अभी मोहिनी और अनुज का इनमें से कोई रिलेशन पता नहीं चल रहा, इसलिए इस स्टेटमेंट को हम बाद में सॉल्व करेंगे। अभी हम देखेंगे रिया राम की बेटी है, तो ये जो रिया है ना, वो किसकी बेटी है? राम की। तो राम यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऊपर, एक पीढ़ी ऊपर चला जाएगा। अनुज श्याम का भाई है, तो अनुज को हम यहाँ रखेंगे एक पीढ़ी नीचे, राम से एक पीढ़ी नीचे रहेगा। और हमसे पूछा गया है, अभी एक स्टेटमेंट हमने जो छोड़ रखा था, मोहिनी अनुज की माता है, उसको भी हम लोग इसी में सेट करेंगे। तो मोहिनी अनुज की माता है, तो ये एक पीढ़ी ऊपर चली जाएगी मोहिनी। और जब अनुज की माता मोहिनी है और पिता राम है, तो इनमें आपस का रिलेशन हो जाएगा पति पत्नी का। तो मोहिनी जो है राम की पत्नी होगी, तो वही पूछा गया है क्वेश्चन में, मोहिनी का राम से क्या संबंध है? तो मोहिनी राम की पत्नी होगी। इस तरीके से आपको स्मार्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करना है। यदि आप प्रैक्टिस लगातार हमारे साथ करते रहेंगे तो आप भी बहुत जल्दी ही इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। चलते हैं हम अगले प्रश्न के साथ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित आकृति में यदि वर्ग पहलवान को, गोला सैनिकों को तथा त्रिभुज किसानों को प्रदर्शित करता हो तो नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए, वर्ग किसको इंगित कर रहा है? हमारा वर्ग हमारा पहलवान को इंगित कर रहा है, और गोला जो है हमारा सैनिकों को दर्शा रहा, और त्रिभुज हमारा जो है वो किसानों को दर्शा रहा। अब हम इसमें देख के बताएंगे अब इसका आंसर क्या होगा। कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो पहलवान, किसान और सैनिक, यानी कि जो तीनों जो हमको आकृति दी गई, इनमें तीनों में आ रहा कॉमन डेटा है, जो एकदम से कॉमन है। तो वो एकदम से कॉमन आपको दिख रहा होगा, 14 एकदम से कॉमन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 14। 14 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, ये भी ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। तो देखिए, शीला रवि की भाभी है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शीला किसकी भाभी है? रवि की। तो रवि का एक भाई भी होगा, तो उसका भाई कौन है? रवि। और राम रवि के भाई हैं, देखिए आगे बता भी दिया गया। तो यहाँ पे गोले के अंदर कौन आ जाएगा? राम। राम, और राम की पत्नी शीला है, तो ये यहाँ हो जाएगी इसकी पत्नी, ये इसकी पत्नी हो जाएगी शीला। दीपा रवि की बहन है, दीपा रवि की बहन है, तो ये अगर इसकी बहन है तो इसको हम इधर भी बना सकते हैं। तो दीपा जो है वो बहन हो जाएगी रवि की। और दीपा की माँ शांति है, इसकी माँ शांति है, शांति। तो शीला शांति से कैसे संबंधित है? तो शीला देखो, जब इसकी सास है, इसकी माता है, तो इसकी भी माता यानी इसकी सास हो जाएगी। तो शीला शांति से कैसे संबंधित है? तो शीला जो है शांति की पुत्र वधू होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये कथन और निष्कर्ष का सवाल है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसको स्मार्ट अप्रोच के साथ बताएंगे। देखिए, इसमें कुछ डॉक्टर गायक हैं, पहले कथन पढ़ेंगे। इसमें दिया गया कुछ डॉक्टर गायक हैं, तो इसको डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहले हम लोग एक गोला बनाएंगे, उसमें हम लोग लिखेंगे डॉक्टर। डॉक्टर कितने डॉक्टर हैं? कुछ डॉक्टर यहाँ लिख लेंगे। ये कौन है? ये गायक हैं। अब अगला स्टेटमेंट देखेंगे, सभी गायक नर्तक हैं, तो सभी गायक को लेंगे हम और उनको क्या बना देंगे? नर्तक। और अब हम अपना निष्कर्ष देखेंगे। अब निष्कर्ष में पूछा गया सभी डॉक्टर नर्तक हैं, तो सभी डॉक्टर नर्तक कहाँ हैं? आधे डॉक्टर आ रहे हैं, यानी कि
कुछ डॉक्टर नर्तक हैं। पूरे के अंदर तो गोले के अंदर पूरा डॉक्टर आ नहीं रहा है। अगर पूरा डॉक्टर वाला गोला नर्तक के अंदर आता तब हम कहते कि सभी डॉक्टर नर्तक हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट, ये निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। कुछ गायक डॉक्टर हैं, ये बात सही है। कुछ गायक, कुछ हमको दिख रहे हैं, क्योंकि ये कॉमन है ना डेटा। ये वाले जो हैं बीच वाले, ये जो बीच वाले दिख रहे हैं ना, ये कुछ हैं, ये कुछ गायक डॉक्टर भी होंगे। इस वजह से हमारा ये स्टेटमेंट सही होगा। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, निष्कर्ष केवल 2 अनुसरण करता है। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न, एम, एन, पी, क्यू और टी में से प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किया। एन ने सिर्फ पी से अधिक अंक प्राप्त किए तथा टी और जी ने सिर्फ एम से कम अंक प्राप्त किए। यहाँ पे जो है अधिक है, पी से अधिक, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अधिक, मैक्स। यहाँ पे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, अधिक। ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, यहाँ पे अधिक होगा। चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखेंगे। देखिए, एन ने सिर्फ पी से अधिक अंक प्राप्त किए, तो यहाँ पे लिखेंगे एन। एन ने किससे अधिक अंक प्राप्त किए? पी से। टी तथा जी ने, टी बराबर जी, यानी कि टी और जी अभी इनका कोई पता नहीं हमें, तो इनने एम से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो एम ने इन दोनों से ज़्यादा अंक प्राप्त किए होंगे। अब देखिए, इनमें से किसने सबसे कम अंक प्राप्त किए, तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा, क्योंकि एन और पी का इस वाले में कोई रिलेशन मिल नहीं रहा। ये इनइक्वलिटी का प्रश्न है, बल्कि इसको जो है लैंग्वेज के तौर पर दिया गया है, तो इसमें कोई रिलेशन नहीं आ रहा। इस वजह से हम इसका ऑप्शन सी चूज करेंगे, क्योंकि ऑप्शन सी में हमको पता चल रहा है जानकारी अधूरी है, क्योंकि पूरी जानकारी हमको नहीं दी गई। इस वजह से इसका आंसर कर पाना बहुत मुश्किल है। आंसर होगा ही नहीं, इसका कतई नहीं हो सकता। हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, साल 2021 में 1 जनवरी अगर शुक्रवार की है तो 31 दिसंबर 2021 को क्या दिन होगा? देखिए, एक कैलेंडर का सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। ये हम लोग सीधे याद रखेंगे कि यदि कोई साधारण वर्ष है, नॉर्मल ईयर है, अगर नॉर्मल ईयर है तो उसमें 1 जनवरी को अगर शुक्रवार है तो उसके उस ईयर के अंतिम दिन को भी शुक्रवार ही होगा। यदि फर्स्ट डे में अगर जो दिन पड़ेगा, फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम रहते हैं नॉर्मल ईयर में, फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम रहते हैं इसमें, तो हमारा इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा शुक्रवार। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए, हम लोग इस वाले प्रश्न को स्मार्ट अप्रोच के साथ अगर करेंगे तो हमको ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर जल्दी इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ऑप्शन से ही बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ग्रेन लिखा हुआ ऑप्शन ए, तो इसके जो है सभी अक्षर देखेंगे क्या इसमें मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो ये बनाया जा सकता है, अगर नहीं मिल रहे हैं तो इसको नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ देखते हैं जी इसमें दिया गया है, यानी कि अभी तो इसको दिया गया है। इसके बाद लेंगे हम आर भी इसमें दिया गया है, ए भी दिया गया है, आई भी दिया गया है, एन भी, यानी कि इसको तो हम बना पाएंगे। अब इसके बाद हम ट्रेजिंग को देखेंगे, तो आर तो इसमें दिया गया है, आर इसमें दिया गया है, ए भी दिया गया है, जी डबल बार है तो डबल बार दिया गया है, आई एन दोनों दिए गए हैं तो ये भी बन जाएगा। अब अगला देखेंगे इनकरेज, ई दिया गया है, एन दिया गया, सी दिया गया, ओ भी दिया गया, यू भी मिल रहा, आर भी दिया गया, ए भी दिया गया है, जी भी दिया गया। देखिए, ई डबल बार नहीं दिया गया, ई इसमें एक बार आया, इसमें डबल बार आया, तो अब इसके बाद कि हम ऑप्शन चेक भी नहीं करेंगे, हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें ई डबल बार आ रहा, उसमें केवल एक ही बार दिया गया है। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा वेन डायग्राम का सवाल है, इसको हम बहुत ही स्मार्ट अप्रोच के तरीके से बताएंगे। वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए, भाषाएं, हिंदी और मलयालम। देखिए, भाषाएं हैं ना, जो ये लिख लीजिए, हमने मान लो भाषाएं हैं, भाषाओं वाले डायग्राम के अंदर हिंदी को ले लेंगे।
हिंदी तो एक भाषा है ना, तो भाषाओं के अंदर जाएगी। मलयालम क्या है, मलयालम भी एक भाषा है, तो ये भी अंदर जाएगी। तो दोनों अलग अलग भाषाएं हैं, एक साथ तो हो नहीं पाएंगी, या एक एक के अंदर भी नहीं हो पाएंगी, दोनों डिफरेंट लैंग्वेज है ना, तो हिंदी और मलयालम दोनों भाषाओं के अंदर रहेंगी। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, वो हमारा सी बनेगा इसका करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं इसी तरीके से अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न नंबर 9 है। ये श्रृंखला को सीरीज का सवाल है, ये सीरीज का सवाल है, इसको हम बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले सीरीज के सवाल में हम लोग अंतर देखते हैं, क्योंकि जब अंतर से नहीं बनता तब दूसरा लॉजिक लगाएंगे। सब सर्वप्रथम प्रायोरिटी केवल और केवल डिफरेंस को ही दी जाती है इस सीरीज के प्रश्न में। तो फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। तो हमारा 3 और 7 का जो डिफरेंट है वो कितना है, 4 का। इसी तरीके से हम 7 और 13 में डिफरेंट निकालेंगे, तो इसका डिफरेंस कितना है, तो इसका डिफरेंस हमारा आएगा 6। और इसी तरीके से 13 और 21 में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 13 7 20 21, तो 8 आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें 21 और 31 में हमारा 10 है। तो इस तरीके से आप लोग देखिए सीरीज बन रही है, पहले 4, फिर इसमें 2 जोड़ा 6, फिर उसके बाद 8, उसके बाद 10। तो अगली वाली सीरीज में क्या जोड़ेंगे हम लोग, 12। इसमें 12 का अंतर होना चाहिए। तो 31 में जब हम लोग 12 जोड़ेंगे तो यहाँ बन जाएगा कितना, 43। 43 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा रैंकिंग का प्रश्न है। पंक्ति में 30 लड़के हैं, राम का स्थान बाईं तरफ से 18वां तथा श्याम का स्थान दाहिनी तरफ से 14वां है। यदि दोनों मित्र अपना स्थान बदल लें तो राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए सर्वप्रथम आपको जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। वो फॉर्मूले क्या हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब इस तरीके के सवाल आते हैं तो हमको राइट और प्लस लेफ्ट माइनस 1 करते हैं तो हमारा टोटल आ जाता है। एक तो फार्मूला ए हो गया, और एक फार्मूला और है, उसमें जब आपको मिड के भी दिए गए हों, कुछ लोग मिड में हों यानी कि मध्य में कुछ लोग बैठे हों, तब वो वाला फार्मूला क्या है वो हम आपको बता देते हैं। वो फार्मूला है राइट प्लस लेफ्ट प्लस जो मिड में है वो उनके बराबर होता है टोटल। तो ये दो फार्मूले तो आपको पता होना ही चाहिए अगर आप इस प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हैं। अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता तो आप मुश्किल है कर पाएँ, लेकिन फ़िलहाल हम इनका यूज नहीं बताएंगे आपको, किसी स्मार्ट तरीके से ही बताएंगे आपको सॉल्व करना है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। देखिए, पंक्ति में 30 लड़के हैं तो हम लोग राम का स्थान बाईं तरफ से 18वां है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, राम लिखेंगे। पहले राम का स्थान कितना है, बाईं तरफ से 18वां है, कोई बात नहीं, लिख लिया हमने। इसके बाद हम लोग श्याम का स्थान देखेंगे, श्याम का स्थान दाईं तरफ से कितना है, 14वां है। अब ये लोग जब अपना स्थान बदल लेंगे तो यहाँ पे ये तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा कौन, श्याम, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा राम। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जो हम एक आपको स्मार्ट अप्रोच बताएंगे वो यही है। हमको इनका जो है क्रॉस में ऐड करना है इनको। देखिए किस तरीके से, जैसे हमको राम का पूछा गया तो हम इनको ऐड करेंगे। तो इसको तो हम इसका पता नहीं, तो इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड लगेगा, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसी तरीके से किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, 18 प्लस एक्स और माइनस 1 बराबर में यहाँ पे टोटल रखेंगे, टोटल 30। ये वही है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर टोटल, फॉर्मूला वही है, बस थोड़ा बताने का तरीका अलग है ताकि आप जल्दी कर पाएँ। तो यहाँ से हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 18 प्लस के एक्स बराबर में, ये एक उस तरफ जाएगा तो ये जुड़ जाएगा, तो 30 से 31 बन जाएगा। और 31 में से जब हम 18 को माइनस करेंगे तो हमारा बन जाएगा कितना, 17 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। 17 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। आप लोग भी इसी तरीके से अगर सॉल्व करेंगे, 2-4 प्रश्न अपनी तरफ से भी लगाएंगे, तो आप बहुत जल्दी इस तरीके में बहुत ही जो है आप अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 11, ये देखते हैं। देखिए, इसमें हमको देखना होता है कि जो पहले वाले का रेशियो दूसरे वाले से बन रहा है ना, तो ये किस तरीके से बना, उसी प्रकार हम दूसरे वाले को भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे आगे भी। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है हमारा। देखिए, डी कितने नंबर पे आता है, इसका जो है अल्फ़ाबेट में क्रम कौन सा है, 4 नंबर है। ई का क्रम कौन सा है, ई का 5। तो हम लोग देखो 5 + 4 करेंगे, कितना बनेगा, 9। 9 में 1 जोड़ देंगे, कितना बनेगा, 10।
यही अप्रोच हम इसमें लगाएंगे, अगर आंसर आता है तो ठीक है, नहीं फिर कोई दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तो एच कितने पे आता हमारा, एच आता 8 पे, आई कितने पे आता 9 पे, इन दोनों को ऐड किया तो बनेगा हमारा 17। अब इनमें एक जोड़ा तो बना कितना 18, तो 18 ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका मतलब ये लॉजिक गलत है, हमको कोई दूसरा लॉजिक देखना पड़ेगा। तो दूसरा लॉजिक देखते हैं। तो डी देखिए कितने पे होता है 4 पे, ई कितने पे होता है 5 पे। अब हम इन लोग क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 20, और 20 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए हमको 10 प्राप्त हो जाएगा। तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा 10। अब इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा एच कितने पे आता है, एच आता 8 पे, आई कितने पे आता है, आई आता हमारा 9 पे। तो 8 का जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना बना 72, 72 बना। 72 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 36। 36 किसी ऑप्शन में दिया गया होगा, देखिए ऑप्शन सी में दिया गया, तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी 36, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। ये भी वर्णमाला का प्रश्न है, इसको भी हम लोग स्मार्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा है। देखिए बाईं ओर से 15वां यानी कि ये होता है हमारा इस तरफ से लेफ्ट, ये लेफ्ट होता है, और इस तरफ से पूछे तो ये राइट, यानी कि ये बायां होता है लेफ्ट, और राइट का मतलब होता है दायां। तो लेफ्ट से हम लोग 15वां देखेंगे तो 15वें पे क्या मिलता है हमको ओ, 15वें पे क्या मिलता है ओ, के बाईं ओर 5वां। तो 15 में से हम लोग 5 कम कर देंगे, तो 15 में से 5 घटा देंगे, कितना बचा 10। तो 10 पे हमारा क्या होता है जे, जे इसका करेक्ट आंसर बनेगा। वैसे भी आप इसको देख के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये नहीं बनाना चाहते, नहीं देखना चाहते, तो आपको ये अल्फ़ाबेट क्रम याद होने चाहिए, और लेफ्ट लेफ्ट आप माइनस कर देते हैं, राइट राइट भी माइनस कर देते हैं। जब बाईं ओर से 15वां दिया गया है और बाईं ओर से पाँचवां अक्षर पूछा गया है, तो दोनों को माइनस कर देंगे, 15 में से 5 घटाया 10 आया, तो 10 पे हमारा क्या होता है जी, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जो फिगर का दिया गया है, तो हम लोग इसमें देखते हैं कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये पेपर कटिंग का प्रश्न है, हम इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही जल्दी। आपको क्या करना है इसमें, देखिए ये इस तरीके से दिया गया, मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। तो देखिए ये इस तरीके से खुलेगा तो यहाँ भी बन जाएगा इसी तरीके से चतुर्भुज, और यहाँ भी बनेगा, और यहाँ भी बनेगा, और यहाँ बनेगा, और यहाँ पर भी बनेगा। अब देखिए इस तरह की कोई आकृति दिख रही होगी आपको। देखिए पहला तो गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा हमारा वो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका डी हमारा राइट आंसर है। बहुत ही सरल प्रश्न है ये, तो फिलहाल में पेपर कटिंग के कठिन भी क्वेश्चन कराएंगे, कभी आना हमारी लाइव क्लास में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दी गई आकृति में सही जल प्रतिबिंब को चुनें। तो इसमें जल प्रतिबिंब में क्या होता है, ऊपर से हमको नीचे देखना होता है, और जबकि दर्पण प्रतिबिंब में हमें लेफ्ट टू राइट देखना होता है, और जल प्रतिबिंब में हमको ऊपर से नीचे देखना होता है। तो हम लोग ऊपर से इसको नीचे घुमाएंगे। तो जब हम लोग ऊपर से नीचे घुमाएंगे तो ये जो आपको ये तीर दिख रहा है ना, ये जो ये वाला तीर, ये वाला तीर, तो इस वाले तीर की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ हम लोग पहले ऑप्शन में लाएंगे, किस किस ऑप्शन में दिख रही है, तो पहले में तो दिख नहीं रही, दूसरे में दिख रही है, तीसरे में भी नहीं दिख रही, चौथे में भी नहीं दिख रही। तो हमारा ऑप्शन से ही सॉल्व हो गया, हमको और आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक ही फिगर ऐसा दिया गया है जिसमें तीर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 15। दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनें। तो ये देखिए ये दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न है, लेकिन इसमें जो है दर्पण ये इस साइड लगाया गया है, बाएं साइड। तो बाएं साइड तो ये उलट जाएगा, अगर ये छोटी वाली जो डंडी है इसमें बीच में, ये इसी तरफ आ जाएगी, और इसका जो ये छोटा वाला ये गोल सा बना हुआ है सर्कल टाइप का, ये इस तरफ आ जाएगा इसमें। बाकी ये ऊपर वाले सेम रहते हैं, इसमें ये ऊपर वाले सेम रहेंगे इसी तरीके से। अब हम लोग इसमें देख लेंगे ऑप्शन में, तुम्हारा पहले ऑप्शन में दिया गया क्या, नहीं दिया गया, दूसरे में दिया गया, नहीं दिया गया, तीसरे में दिया गया, इसमें भी नहीं दिया गया, चौथे में दिया गया, इसमें भी नहीं दिया गया। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा,
ये में देखो दिया तो गया, लेकिन थोड़ी इसमें भी एरर है, इसलिए क्वेश्चन ये भी नहीं बनेगा। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, ये ऑप्शन ही गलत हैं चारों। तो इसका जो सही बनेगा वो यही बनेगा जो मैंने आपको बना के दिखाया है, यही इसका करेक्ट आंसर बनेगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। ABCDE 5 नदियां हैं। ए नदी बी से छोटी है। ए नदी बी से छोटी है, तो हम लोग इसको स्मार्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे। तो ए छोटी है तो ए को हम नीचे रखेंगे, यहाँ पे ए को यहाँ पे रखेंगे और बी को ऊपर रखेंगे, क्योंकि ये बी से छोटी है। किंतु ई से लंबी है, तो ई को हम लोग कहाँ रखेंगे? बीच में। किंतु ई से लंबी है। ए नदी जो है वो बी से छोटी है किंतु ई से लंबी है, तो ई इसके ऊपर चला जाएगा। सी सबसे लंबी है तो सी को सबसे ऊपर रख लेंगे। डी बी से थोड़ी छोटी है। डी बी से थोड़ी छोटी है, तो ये जो हमने यहाँ पे इसको बी बनाया ना, बी यहाँ पे नहीं नहीं बनेगा। बी यहाँ पे नहीं बनेगा, बी बनेगा यहाँ पे और डी बनेगा। बी बनेगा यहाँ पे और डी इसके थोड़ा नीचे जाएगा और यहाँ पे। और ए नदी बी से छोटी है, ए नदी बी से छोटी, ए यहाँ पे चला जाएगा। किंतु सी से लंबी, सी सबसे लंबी, सी ऊपर चला जाएगा। डी बी से थोड़ी छोटी है लेकिन ए से लंबी है, तो ए से लंबी बना दी हमने। अब इसमें पूछा गया है लेकिन ई से लंबी है, तो ई सबसे नीचे आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये सेकंड वाले स्टेटमेंट में दिया गया ए नदी बी से छोटी है किंतु ई से लंबी है। तो अब इससे बनेगा सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो सबसे छोटी ई बनेगी, क्योंकि सबसे लंबी तो सी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा साथियों वो बन जाएगा ई। ई हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न नंबर है 17। इसमें ये हमारा सीरीज बन रही है, इसमें हम लोग सीरीज देखते चलेंगे। देखिए एफ, एफ के बाद आया तुरंत जी, जी के बाद आया एच। अब एच कितने पे होता है? एच होता है 10 पे, नहीं एच सॉरी 10 पे नहीं, एच 8 पे होता है। एच होता है कितने पे? 8 पे। एच होता है हमारा 8 पे। और एन होता है हमारा कितने पे? 14 पे। एन होता है 14 पे। और ओ होता है हमारा 15 पे। अब इनको बनाने की वैसे जरूरत ही नहीं, वो बना लिया। यहाँ के बाद भी कितने पे आता? भी आता 21 पे। और एफ कितने पे आता? एफ आता हमारा E5 F6 6 पे। तो 6 में जब हम लोग 8 जोड़े तो कितना आया? 14। 6 में हम लोग 8 जोड़े तो कितना आया? 14। वी 21 पे नहीं सॉरी 22 पे होता। दोबारा से देखते हैं हम लोग इसको। देखो एफ होता हमारा 6 पे, एन होता हमारा कितने पे? 14 पे। वी होता हमारा कितने पे? 22 पे। तो इनमें अंतर कितने का? 8 का। इसमें अंतर कितने का? 8 का। तो आगे जो अंतर बनेगा कितने का? 8 का। तो 14 में जब हम लोग 8 जोड़ेंगे तो बन जाएगा हमारा कितना? 30। 30 यानी कि 26 प्लस 4 यानी कि 4। 4 बनेगा, तो 4 पे हमारा क्या बनेगा? जाके 4 पे बनेगा हमारा डी। तो डी किस ऑप्शन में आगे दिया गया हम उसी को सिलेक्ट करेंगे। तो पहले में तो दिया नहीं गया, गलत हो गया। दूसरे में भी नहीं दिया गया, चौथे में भी नहीं दिया गया। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। आगे हमको चेक करने की, किसी वर्ड को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं अपना। यदि ए का अर्थ, ए का अर्थ है गुणा, ए का अर्थ दिया गया गुणा, ए का अर्थ है मल्टीप्लाई, और डी का अर्थ है प्लस, टी का अर्थ है प्लस एडिशन, जी का अर्थ है माइनस। तो अब हमको ये जो दिया गया है ना, ये इसको हमको सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखो पहले दिया गया 7, पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। 7A 4D, 7A 4D 4A 3G 2, 3G 2। तो हम लोग 7 लिखेंगे, ए की जगह पे क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई इंटू 4। डी की जगह पे क्या लगाएंगे? प्लस 4। ए की जगह पे क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई 3। जी की जगह पे क्या लगाएंगे? -2। तो हम लोग सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं? गुणा। गुणा सबसे पहले करेंगे, तो 7 चौको 28 प्लस 4 तियाँ 12 -2। तो 28 12 40 में से 2 गया तो कितना बचा? 38। 38 हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा।
38 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है 38। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। ये भी हमारा बैठक व्यवस्था का प्रश्न है। 4 मित्र वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त ताश खेल रहे हैं। राम के दाईं तरफ शंकर बैठे हैं। राम के, तो देखो हमने यहाँ पे ले लिया राम। 4 मित्र हैं, 4 मित्र यहाँ पे बना लेंगे हम लोग। तो राम के दाईं तरफ, तो राम के दाईं तरफ शंकर बैठे हैं। और अरविंद के बाईं तरफ गोपाल हैं। अरविंद के बाईं तरफ गोपाल है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे अरविंद, तो बाईं तरफ कौन चला जाएगा? गोपाल। कौन सा युगल खेल में भागीदार थे? कौन से युगल खेल में भागीदार थे? तो देखिए राम और अरविंद, क्या राम और अरविंद आपस में आमने सामने बैठे हैं? इसमें भागीदार का मतलब यही, इसमें एक फैक्ट की बात है कि आप जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो लैंग्वेज थोड़ी घुमा के दे रहे हैं। तो इसमें लैंग्वेज घुमाने का मतलब है भागीदार से हम लोग समझेंगे कौन एक दूसरे के आमने सामने बैठा। तो राम और अरविंद क्या एक दूसरे के सामने बैठे हैं? नहीं, कतई नहीं बैठे हैं, तो ये गलत है। क्या गोपाल और शंकर एक साथ बैठे हैं? नहीं बैठे हैं। क्या राम और शंकर एक आमने सामने बैठे हैं? नहीं बैठे हैं। गोपाल और राम बैठे हैं? हाँ जी बिल्कुल बैठे हैं, आप बोलेंगे। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो डी बनेगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का ये लास्ट प्रश्न है। एक परिवार में एक आदमी की एक पत्नी है। एक परिवार है, उसमें एक जो व्यक्ति है उसकी एक पत्नी है। ये रहा व्यक्ति और उसकी ये रही पत्नी, ठीक। उसके 3 पुत्र तथा 3 पत्नियां हैं। उनके 3 पुत्र हैं तथा 3 पत्नियां हैं। अब इनके 3 पुत्र हैं, 3 पत्नियां भी होगी। एक पुत्र ऐसे करके इनकी एक पत्नियां। अब इनका 3 का मल्टीप्लाई कर दो यहीं से, 3 है यानी कि ठीक। प्रत्येक पुत्र की 3-3 संतानें हैं। अब इनकी तीनों की 3-3 संतानें भी हैं। तो इनकी 3 संतानें किनके पास? तीनों के पास 3-3 6। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? देखिए 6 तो इनके पास प्रत्येक पुत्र की 3-3 संतानें हैं, तो 3 इनकी संतानें हो गई, ठीक है। 3 संतानें हो गई, 3 लड़के हो गए इनके, 3 लड़के हो गए, प्लस के 3 कौन हो गए इनकी? 3 इनकी पत्नियां हो गई, और प्लस के 1 इनके पापा हैं, 1 इनकी मम्मी हैं। तो कितने हो गए टोटल? देखो 3 पत्नी, एक आदमी की एक पत्नी है, उनके 3 पुत्र तथा उनकी पत्नियां हैं। प्रत्येक पुत्र की 3-3 संतानें भी हैं इनकी 3-3। तो यहाँ 3 का मल्टीपल होगा भाई। तो यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 9 लेंगे। 9 3 12 3 15 16 17 17 होंगे टोटल, क्योंकि इनकी संतानों के 3-3 पुत्र भी है ना, इस वजह से। तो टोटल 17 होंगे। देखिए 9 इनकी संतानें हो गई, ठीक। समझना, प्रश्न को समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए 9 इनकी संतानें हैं, यानी कि 9 संतानें, और 3 पुत्र हैं। तो 9 3 12, 3 इनकी पत्नियां हैं, तो 12 3 15, और 1 इनके पापा हैं, 1 मम्मी है। तो 15 और 16 17, यानी कि 17 हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है 17 हो जाएगा। चलते हैं, आज इतना ही रखेंगे साथियों। क्लास को शेयर कीजिएगा। अगर प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमें बताइएगा। उसी तरीके से हम आपके लिए टॉपिक वाइज प्रश्न भी लेकर आएंगे। अगर आप चाहेंगे तो हमको आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास कंटिन्यू इसी तरीके से चलती रहेगी। जय हिंद।